नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देरो सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पाठ है बसंत आया और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो बच्चों, पहले हम रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं रघुवीर सहाय जी का, ये रघुवीर सहाय जी का चित्र है और इनके जीवन के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। कवि रघुवीर सहाय का जीवन परिचय यहाँ पर मैंने लिया है। कवि रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। फिर वह आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। बच्चों, रघुवीर सहाय जी नई कविता के कवि माने जाते हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में भी संकलित हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। रघुवीर सहाय की कविता की प्रमुख विशेषता है कि यह मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचनाएं करते हैं। तो बच्चों, ये बहुत विशेष बात है कि मुक्त छंद के साथ साथ वह मुक्त छंद के साथ साथ वह छंद में भी रचनाएं करते हैं। तो उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वह इस प्रकार हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। ये इनकी कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें उनके लगभग सभी रचनाएं हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बसंत आया। अब बच्चों, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह कविता बसंत आया है और इस कविता में क्या वर्णन किया है कवि ने, तो उसका जो मूल भाव है, जो प्रतिपाद्य है, वो मैं बता रही हूँ कि जो बसंत कविता है उसमें यह दिखाया गया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडरों से पता चलता है। बच्चों, ऐसा आप देखते हैं कि पहले के समय में ऋतु परिवर्तन जब होता था तो हमें बिल्कुल एक ऐसा माहौल मिल जाता था जिससे पता चल जाता था कि हाँ, अब ये ऋतु आ गई, अब ये ऋतु आ गई। लेकिन आज मनुष्य जो है वो प्रकृति से जैसे दूर होता जा रहा है और उसको अनुभव के बजाय वह दिन और तारीखों और कैलेंडरों के माध्यम से उस चीज को जानने लगा है। तो इस तरह से इस कविता में यही दिखाया गया है। आगे इसमें इस कविता में ये बताया गया कि ऋतु में परिवर्तन पहले की ही तरह है। ऐसा नहीं है कि ऋतु में परिवर्तित नहीं होती, ऐसा नहीं कि सर्दी गर्मी और बारिश का मौसम नहीं आता है। ऋतुएं वैसे ही परिवर्तित होती हैं, लेकिन शायद आज एहसास करने की जो स्थिति है वह हमारी कम हो गई है। या तो अपनी व्यस्ततम जिंदगी कह लीजिए या जो जीवन जीने की शैली है वह कह लीजिए कि आज हम प्रकृति के अनुभव से दूर होते जा रहे हैं। तो कविता में ये बताया गया है कि जो ऋतु में परिवर्तन पहले की तरह ही है, स्वभाव अनुरूप घटित होते ही रहते हैं। जैसे पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती है। हम क्या है, हमें ये नहीं पता चलता कि यह सब प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, बल्कि क्या होता है कि हम बस कैलेंडर से जान गए कि अच्छा यह सावन का महीना शुरू हो गया,
यह बसंत ऋतु आ गई, यह होली का इस दिन इस तारीख को होली है क्योंकि कैलेंडर में अंकित है, जबकि होली के समय ही आप देखेंगे कि यह बसंत ऋतु का आगमन उस समय हो जाता है और उस समय धरती पे सबसे अधिक सौंदर्य होता है। अगर यह वसुधा अपने पूर्ण सौंदर्य रूप में रहती है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई रहती है, तो वह ऋतु बसंत ऋतु ही है, जिसमें चारों तरफ हरियाली होती है और पेड़ पौधों पर, आम के पेड़ों पे बौर आ जाती है, कोपलें आ जाती हैं और चारों तरफ प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है, सजीव परिवर्तन दिखाई देता है। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग भी इस कविता में किया है। अशोक मदन महीना, मदन महीना मतलब यही बसंत मास को ही मदन मास भी कहते हैं। पंचमी, नंदन वन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन, अनुभव की भाषा में इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, ये जो बसंत कविता है इसमें यही कवि ने बताया है कि हम जो है वह प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारा रिश्ता जो है वह प्रकृति से टूटता जा रहा है और हम जो ऋतुएं हैं जो परिवर्तित होती हैं उसको अनुभव न करने के बजाय, उसका एहसास न करने के बजाय, बल्कि हम उसको कैलेंडर दिन तारीख से ही सिर्फ अनुभव करने लगे। अब यहाँ पे कविता है, कविता यहाँ पे प्रारंभ होती है और इसका अर्थ मैं बता दूं। वैसे जो भाव आपके मूल कविता में था वो यहाँ पे है। कविता बहुत ही सरल सहज भाषा में है, देशज शब्दों का भी प्रयोग है, तो इतनी कठिन कविता नहीं है। किसी के भी समक्ष अगर आप इन बातों को कहेंगे तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा न हो, इनके द्वारा लिखी गई इस कविता के भाव को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। तो देखिए कविता, जैसे बहनदा कहती हैं, बहनदा उन्होंने अपनी दीदी के लिए कहा है कवि ने। उन्होंने कहा कि दीदी पहले बताती थी कि जब वो बसंत ऋतु आती है तो कैसा होता है, क्या होता है, उसका उल्लेख है। ऐसे किसी बंगले की किसी तरु, अशोक का उल्लेख है वहां पर कोई चिड़िया कूकी। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो क्या होता है, ऐसा लगता है किसी बंगले में जो अशोक का वृक्ष है, अशोक के वृक्ष पे क्या होती है, चिड़िया जो है वो कुहुकने लगती है, उसकी मधुर जो ध्वनि है वह आने लगती है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, और सड़क के किनारे क्या है, लाल बजरी होती है, उसके पैर जो है वो चुरमुराए पत्तों पे पड़ते हैं तो उससे भी खड़खड़ाहट की आवाज आती है। ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, और जो है ऐसा लगता है कि जो तरुवर है, जो वृक्ष है, उससे क्या होता है कि उससे गिरे हुए पत्ते जो हैं वो उनको दिखते हैं। और ये चूंकि बसंत से पहले बच्चों पतझड़ आता है, तो पतझड़ में सारे जो पत्ते हैं पुराने वह गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और नए पत्ते वहां पर आ जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि सुबह का वर्णन कर रहे हैं कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हुई। यहाँ पे बच्चों नहाई हुई, गर्म पानी से नहाई हुई में जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि जब सुबह सुबह सड़क के किनारे चल रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो सुबह है वह जैसे हल्के गर्म पानी से नहा करके आई हुई है। यानी क्या है, थोड़ी सी गर्मी भी है, लेकिन खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। लेकिन इतने में ही एक ठंडी हवा की जो है वो बयार भी आई और चली गई। तो यहाँ फिरकी सी वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। वर्णों का यहाँ पे देखेंगे पुनरावृत्ति हो रही है।
कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे ही सड़क पे चलते चलते कल मैंने देखा, क्या क्या देखा उन्होंने देखा कि जो प्रातः काल है, जो सुबह है, ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी से नहाई हुई आई है, और हवा जो है उधर एक खिड़की सी आई घूमती हुई और निकल गई। तो यहाँ पर हवा और सुबह का मानवीकरण किया गया है, जिससे मानवीकरण अलंकार भी है। आगे बच्चों हम इसमें इसी जो पैराग्राफ है इसी का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भाव सौंदर्य देखिए, इसमें भाव सौंदर्य में हम क्या करते हैं, जो कविता होती है उसमें क्या भाव निहित है उसका हम उल्लेख करते हैं। तो भाव सौंदर्य में बसंत ऋतु की मनोहारी सुबह का चित्रण किया गया है तथा वातावरण में जो परिवर्तन है उनका वर्णन किया गया है। कवि को प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से बसंत आगमन का बोध हो रहा है। क्योंकि ऋतुएं जब परिवर्तित होती हैं बच्चों तो उससे यह पता चल जाता है, जैसे आप देखेंगे अभी बहुत गर्मी है और जैसे ही यह गर्मी होली के आसपास जब बसंत ऋतु का आगमन होगा तो उसके बाद धीरे 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 ये गर्मी कम हो जाएगी और फिर शीत ऋतु में हम प्रवेश कर जाएंगे। आगे इसमें शिल्प सौंदर्य है आपको। तो शिल्प सौंदर्य में मैंने कविता के साथ साथ ही आपको बता दिया था, भाषा जो है वो सरल खड़ी बोली है और इसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। सुबह तथा हवा का मानवीकरण किए जाने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। के किनारे में तथा बड़े बड़े एवं चलते चलते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिरकी से मैंने बता दिया था, फिरकी सी उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसमें जैसे बहनदार चिड़िया कूकी और सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार आप जानते हैं कि मन मानो जन जानो जैसे तैसे आदिवाचक शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आसान सा है अलंकार को पहचानने का एक तरीका। ऐसे ही उपमा का भी होता है, आपको ठीक है कि उपमा अलंकार को हम वाचक शब्दों से बड़े ही आसानी से पहचान लेते हैं। यहाँ पर दृश्य बिंब है। ये जितनी भी बातें इस कविता में बताई गई हैं, जैसे जैसे कवि इसका उल्लेख कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमें ऐसा दृश्य भी जो है वो दिखाई दे रहा है कि हाँ प्रकृति में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम जीव हैं और होने वाले परिवर्तन को किसी न किसी तरह से हम महसूस कर ही लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कविता आपकी यहाँ तक थी और इस कविता में हमने बसंत आगमन के बारे में पढ़ा और इस कविता में क्या क्या वर्णन है, कवि ने क्या बताया है उसका इसमें वर्णन किया गया है। बच्चों यहाँ तक कविता आपको करनी है। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आपको गृह कार्य में करनी है और इसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से संबंधित जो बिंदु मैंने लिखाए हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है तथा उसे याद करना है। यह कविता का भाग 1 था। भाग जो 2 है वह अगले वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।